नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि किन फैक्टर्स के चलते अमेरिकन्स को अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी थी। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि 15th सेंचुरी के अंदर मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ अपने एक्सपेडिशंस जो हैं वो भेज रहे हैं। उन्होंने सुना था कि इंडिया एक बहुत प्रॉस्परस लैंड है, तो इंडिया की खोज करते करते एक इटालियन जेंटलमैन क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेनिश एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे, वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। एंड 1492 के अंदर जो है वो पूरा अपना समुद्री बेड़ा लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो स्पेन फर्स्ट कंट्री था जो अमेरिका पहुँचा था। आके वो फ्लोरिडा, साउथ वेस्ट और कैलिफोर्निया के अंदर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करते हैं। अब देखिए, एक जी ये रेस की तरह चल रहा था पूरे यूरोप के अंदर। बाकी यूरोपियन पावर्स कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो धीरे धीरे फ्रेंच, ब्रिटिश, डच वो भी यहाँ पे आने लगे। ब्रिटिशर्स ने जो अपनी कॉलोनी बनाई, तो ब्रिटिशर्स का सबसे पहला जो प्रेजेंस रजिस्टर होता है दैट वाज जेम्स टाउन, वर्जीनिया। 1607 के अंदर वो यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके बाद पॉलीमाउथ, मैसेच्यूसेट्स के अंदर 1620 के अंदर उनकी प्रेजेंस आती है, तो जिसको पिलग्रिम्स सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे और मिड 18th सेंचुरी तक उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था। रीज़न साफ था कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही थी, रॉ मटेरियल निकालेंगे, मार्केट मिल जाएगी। रिलीजियस फ्रीडम भी यहाँ पे थी, मतलब मर्सिनरी का भी काम करेंगे, क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करने का उन्होंने जो है पूरा का पूरा अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी, तो वो काम भी इनको करना था। और इस तरीके से है, आप देखेंगे कि साउथ से लेके आगे के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जिसे न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है अपनी प्रेजेंस बना लेते हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पे आ चुका था और ये लोग प्रॉमिस करते थे, ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, वहाँ के लोगों को प्रॉमिस करते थे कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, बोलने की बात थी ये। और देयर विल बी अ कॉमन लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे इस चीज़ को देख के कि अब तो है एक मॉडर्न वे में जो है उनका डेवलपमेंट का काम होगा। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे जिसे हम न्यू इंग्लैंड कह रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये पार्ट है नॉर्थ हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, कनेटिकट, ओके, रोड आइलैंड, इस एरिया को जो है न्यू इंग्लैंड बोला जाता था उस टाइम पे। अब देखिए, इस पूरे कॉलोनाइजेशन के काम जो शुरू हुआ उसके अंदर कुछ एक इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये रास्ता जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ लिया है। लेकिन एक और इंडिविजुअल हैं जॉन स्मिथ, जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, खास तौर पे जेम्स टाउन सर्वाइवल में। ये वही कॉलोनी है जो इन्होंने सबसे पहले जो है वर्जीनिया के अंदर बनाई थी या ऑक्यूपाई की थी। तो जेम्स स्मिथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन विलियम ब्रैडफोर्ड, जो कि पॉलीमाउथ की जो है गवर्नर हुआ करते थे, और वहाँ पे ही वॉज लाइक अ लीडर ऑफ पिलग्रिम्स, है ना, तो ही इज़ दैट जेंटलमैन। किंग जेम्स वन, ये ब्रिटिश मोनार्क थे जिन्होंने परमिशन दी कि जाओ आप जो है अमेरिका में जाके अपना एक्सपेडिशन लेके जाइए और कॉलोनाइज कीजिए वहाँ पे। तो खुल के जो है किंग जेम्स वन उस टाइम पे ब्रिटेन में थे और वो इसको अप्रूव कर रहे थे। देन विलियम पेन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पेंसिल्वेनिया, ओके, और उन्होंने यहाँ पे जो है एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक हेवन बना रखा था, रिलीजियस फ्रीडम यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन कॉलोनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब देखिए, ये ब्रिटिश पॉइंट तो हमने देख लिया। अब आप देखेंगे कि फ्रेंच और डच जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो फ्रेंच, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रजिस्टर की और वो पहुँचते हैं क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ग्रेट लेक्स वाले इलाके के अंदर। एंड फ्रेंच जो हैं उनकी एक खासियत थी कि वो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए नहीं आए थे, उनका प्राइम फोकस ट्रेड पे था। अब वो ट्रेड पे जो है अपना फोकस रख रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर जो नेटिव अमेरिकन्स रहते थे उनको जो है फ्रांस ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन ने पहुँचाया है, और वॉर्स भी बहुत हुए हैं। तो फ्रांस वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए उस एरिया के अंदर आए थे, उनको सेटलमेंट बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। तो नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो है फ्रांस की इक्वेशन काफ़ी अच्छी रही। डच यहाँ पे आते हैं। डच जो है न्यूयॉर्क के इलाके में, न्यू जर्सी, डेलवेयर, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो रजिस्टर करते हैं। और न्यू एम्स्टरडेम जो है वो डच सेटलमेंट का एक मेजर जो है फलक्रम होता था या मेजर पॉइंट होता था, जो बाद में जाके न्यूयॉर्क बना। ठीक है, तो न्यूयॉर्क का पहले नाम न्यू एम्स्टरडेम हुआ करता था, है ना। सो दिस थिंग शुड बी नोन टू यू। तो ये इस तरीके से अब ये फ्रेंच, डच और ब्रिटिश, ये प्राइम पावर्स वहाँ पे पहुँच चुकी हैं।
और इनके जो रिलेशनशिप है वहाँ की नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस के साथ वो अलग अलग रहे सबके। तो फ्रांस तो सिर्फ जो है वहाँ पे ट्रेड करने आया था, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रेजेंस वहाँ पे आने लगी ना, तो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जिनको रेड इंडियंस भी बोला जाता है, उनके ऊपर काफ़ी ख़राब असर होने लगा था। अब कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू हो गई थी, यूरोपियंस यहाँ पे आ गए थे। तो जैसे यूरोपियंस यहाँ पे आते हैं वो अपने साथ नई डिजीज़ लेके आते हैं। अब ये नेटिव अमेरिकन्स थे, ये उन डिजीज़ से एक्सपोज हो जाते हैं। इनका अपना ट्राइबल वे ऑफ लिविंग था, वैसे जीते थे ये, इनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो होता क्या है, नई डिजीज़ आने के कारण, मतलब कॉमन कोल्ड जैसी एक जो है बीमारी, उसके चलते काफ़ी बल्क स्केल पे नेटिव अमेरिकन्स मरने लगते हैं। यूरोपियंस अपनी सेटलमेंट वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, इसके चलते जो वहाँ के लोकल्स थे उनको उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है। उनका कल्चर जो है, उनका वे ऑफ लाइफ, वो डिसरप्ट कर दिया जाता है एंड वॉरफेयर यहाँ पे शुरू होता है। अब देखो, ये यूरोपियन जो कॉलोनीज आ रही, यूरोपियन जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। ब्रिटेन फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं, अब उसका नुकसान वहाँ के लोकल्स पे पड़ जाता था। या बहुत से ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर ये यूरोपियन पावर्स बेसिकली वहाँ की लोकल्स के साथ लड़ने लगे थे। ये वहाँ के लोकल्स थे, ये प्रिमिटिव टूल्स रखते थे, मतलब तीर कमान चलाते थे, और यहाँ से जो यूरोपियंस आ रहे थे वो पूरा गन्स और अपने साथ जो है आर्टिलरी, वो यूनिट्स लेके आगे बढ़ रहे थे। तो कंप्लीट मिसमैच था एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत से ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर जो नेटिव अमेरिकन्स थे बहुत लार्ज स्केल में उनको मारा गया, उनको डिस्प्लेस किया गया। दिस इज़ द ब्लडी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड कर दिए जाते हैं, और अमेरिका के अंदर ये यूरोपियंस जो पहुँचे थे, इनका प्राइम इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। ठीक, तो इकोनॉमिक इनकी प्रायोरिटी थी, ट्रेड इनकी प्रायोरिटी थी, और ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट था वो इनको प्राइमरीली जो है डायरेक्ट करता था, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड थे। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड थे तो लेबर कॉस्ट को भी जो है इनको कम करना था, है ना। लेबर कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। लेबर कॉस्ट कम करने के चलते ये लोग स्लेवरी को प्रमोट करने लगे थे। तो आप सोचिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए ये अफ्रीका से स्लेव्स लेके आते थे। ओके, तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्लेव। ये स्लेवरी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी जाती है कि, और ये स्लेवरी इंट्रोड्यूस करने वालों में से सबसे पहला नाम किनका आता है, तो दैट वाज बेसिकली पोर्चुगीज, है ना। दे स्टार्टेड दिस स्लेव ट्रेड। वो ये काम शुरू करते हैं क्योंकि बिल्कुल रियलिटी साफ थी कि भी अब इनको जो है लेबर की ज़रूरत है, और लेबर ऐसी चाहिए जो सिर्फ खाना खाती हो, जिसको पैसे की ज़रूरत ना हो, वही तो होगा ना स्लेव। सिर्फ खाना देंगे, एनिमल्स की तरह उनको ट्रीट करते थे, कोई उनके राइट्स वगैरह नहीं होते थे, है ना। एनिमल ट्रीटमेंट मिला करता था, उनको बांध दिया करते थे पेड़ों के साथ, कंप्लीटली इनह्यूमन ट्रीटमेंट दैट वाज एडमिनिस्टर्ड टू देम। और किन एरियाज़ में काम करवाना था, साउथ यूनाइटेड स्टेट्स में काम करवाना था और कैरेबियन के अंदर काम करवाना था, कि वहाँ पे प्लांटेशन है, प्लांटेशन खासकर कॉटन प्लांटेशन जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर हुआ करती थी। तो कॉटन प्लांटेशन में काम करवाने के लिए एज अ लेबर ये स्लेव लेके जाते थे अफ्रीका से, एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय पोर्चुगीज। बाकी लोग भी फॉलो कर रहे थे, स्पेनिश, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, लेकिन ये स्लेव ट्रेड में सब ने पार्ट लिया है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ब्रिटेन की थी, तो आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि उनका यहाँ पे स्लेव को लेके काम करवाना वो सबसे प्रोमिनेंट बने एट द एंड ऑफ द डे। तो बात साफ थी कि आपको बिल्कुल ही लेबर चाहिए थी, आप जो है स्लेव के तौर पे एक लेबर ले गए। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगा, मतलब शिप बिल्डिंग होने लगी, नेविगेशन जो है वो आगे प्रोग्रेस करने लगी। तो हुआ क्या कि आप लार्ज नंबर में अपने साथ इंडिविजुअल्स कैरी कर सकते थे। तो अगर शिप्स की उतनी कैपेसिटी ना होती तो ये स्लेव ट्रेड कभी पॉसिबल ही ना होता। लेकिन शिप्स जो है, शिप बिल्डिंग पे, शिप मॉडर्नाइजेशन पे काम स्टार्ट हुआ, तो आसानी से अब जो है हम स्लेव्स को लेके जाते थे, ये काम शुरू हो गया था। इकोनॉमिक मोटिवेशन डेफिनेटली थी यहाँ पे, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स भी इस तरीके के हुआ करते थे कि अगर आप किसी से स्लेवरी करवा रहे हो तो दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज बैड थिंग इन यूरोप, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती थी उस टाइम पे। स्लेव्स वर स्लेव्स, उनको मारो पीटो जैसा चाहो वैसे आप उनको एक्सप्लॉयट करो, ये यूरोपियन टेंडेंसी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ह्यूमन लाइफ को इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ब्रूटल ट्रीटमेंट,
कंप्लीटली जो अफ्रीकन्स थे उनको चेन्स में रखा जाता था, एंड उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो कंप्लीटली दे लॉस्ट दैट, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, और दिन रात एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन होता था। दैट वाज द स्लेव हिस्ट्री हियर। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो हमें याद रखना है कि देखिए 1444 में पोर्चुगीज दे एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट स्लेव ट्रेड पोस्ट इन वेस्ट अफ्रीका। स्लेव ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दे हैव अ ऑफिस काइंड ऑफ थिंग, वो पोस्ट की बात हो रही है 1444 में। तो 1517 के अंदर स्पेनिश वो अपने यहाँ पे पहला स्लेव ट्रेड का ऑफिस खोलते हैं। देन 1619 के अंदर अफ्रीकन्स जो हैं दे स्टार्टेड कमिंग टू जेम्सटाउन, वर्जीनिया के अंदर वो आते हैं, और ये जेम्सटाउन वही इलाका है जो ब्रिटिश जो है वो अपने अंडर उन्होंने रखा था, ठीक है। तो अफ्रीकन्स जेम्सटाउन पहुंचने लगे थे 1619 के अंदर, एंड फाइनली 1807 के अंदर ब्रिटेन में स्लेवरी अबॉलिश कर दी जाती है। देखिए ये स्लेवरी ब्रिटेन में अबॉलिश हो रही है, अमेरिका में नहीं हो रही है अभी भी, क्लियर। तो फाइनली यूएस के अंदर जो स्लेवरी अबॉलिशमेंट का ईयर था दैट वाज 1865। तो इवन अमेरिकन आज़ाद होने के बाद भी जो है स्लेवरी को कंटिन्यू करते रहे थे, दैट वाज द हिस्ट्री, ठीक। तो अब आप इसके अंदर देखिए, तो अब स्लेवरी जो है वो यहाँ पे होने लगी। नाउ रीजंस जो हैं अब आने लगे थे कि देखो ये सब अमेरिकन्स जो उस टाइम पे थे वो अमेरिकन आइडेंटिटी अभी तक बनी नहीं थी, दे वर बेसिकली कॉलोनाइजर्स, और कुछ लोग लोकल्स जो हैं वो अमेरिका में आके बसने लगे ओवर द टाइम, उनकी जनरेशन्स वहाँ पे आने लगी और वो वहाँ के लोकल्स बन गए। लेकिन अभी भी जो पावर स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली यूरोप के हाथ में हुआ करता था, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश अपनी मेन प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रखते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ही उनको मेजरली डेवलपमेंट करवानी थी। तो जो बिजनेसमैन यूएस में था उसकी कोई परवाह नहीं होती थी, दे वर जस्ट अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स। मेन जो बेनिफिट पहुंचाना था वो जो है ब्रिटेन को पहुंचाना था। तो ये ट्रीटमेंट उस टाइम पे चलता था, एंड दैट लेड टू द डिसएंगेजमेंट, और वहां से गुस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे जो वहाँ पे सरकारी तंत्र चलता था, मतलब ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका के अंदर जो रूलिंग कर रहा है, जो वहाँ पे अपना गवर्नमेंट चला रहा है, कानून बना रहा है, वो कम्प्लीटली जो है वो ब्रिटेन सेंट्रिक हुआ करते थे, वो अमेरिका सेंट्रिक नहीं थे, वो ब्रिटेन सेंट्रिक होते थे। अब उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है वो भी इस तरीके की बन रही है, ज़बरदस्ती इनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, है ना, और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। यहाँ पे जो अमेरिका का बिजनेसमैन है वो कंप्लीटली प्लंडर हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, और उन टैक्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए अमेरिकन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ट्रेड कॉमर्स को लेके उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। पूरा बेनिफिट जो है वो दिया जाता था ब्रिटिश मर्चेंट्स को, और जो अमेरिकन मर्चेंट्स थे उनको एक तरीके से उनके साथ मिसट्रीटमेंट होता था, और ये जो है मेजर कॉज बना कि भाई अब तो हमें आज़ाद होना पड़ेगा, ये तो हमारा मजाक बना रहे हैं, है ना, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये एनलाइटनमेंट का आइडिया धीरे धीरे आने लगा कि कैसे जो है हम आगे फ्यूचर के अंदर रन करेंगे। ये जो मर्केंटलिज्म है ये तो नहीं चलने वाला है। मर्केंटलिज्म पॉइंटली कैसे चलता है देखिए, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका मदर नेशन है आप उसको ही हमेशा प्रोमिनेंट देते हो, उसी को ही प्रोमिनेंस दोगे, कॉलोनी जो है उसकी कॉस्ट पे। मतलब कॉलोनी से सारा का सारा बेनिफिट, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो इकोनॉमिक वेल्थ की फॉर्म में हो, ओके, तो हर एक फॉर्म में बेनिफिट किसको होगा, मदर नेशन को होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस मदर नेशन वाज यूके, और जो कॉलोनी थी दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ़ायदा तो सिर्फ जो है इंग्लैंड को ही हो रहा था, और ये जो है अब इनको समझ में आने लगा था कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव दिस सेल्फ गवर्नेंस मॉडल, हमें पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब देखो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेज में कुछ एक कानून हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जैसे उस टाइम पे एक शुगर एक्ट लगता था 1764 के अंदर, ड्यूटीज इम्पोज की शुगर के ऊपर, मोलासिस के ऊपर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। अगर ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा है उनके ऊपर नहीं लगेगा, किसी और कॉलोनी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। दिस वाज द पॉइंट। मतलब जो कॉलोनियल मर्चेंट है उसका तो नुकसान हो गया, उसको किसी और जगह से सस्ता कुछ सामान मिल रहा है तो वो खरीद ही नहीं पाएगा,
क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे लगा रखी है सिर्फ जो है ब्रिटिश मर्चेंट को प्रमोट करने के लिए। मतलब इनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ब्रिटिश बिजनेस पे था। ये हर चीज करना चाहते थे ओनली टू प्रमोट ब्रिटिशर्स। अब देखिए टी एक्ट लाया जाता है। दिस गेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ मोनोपोली ऑन टी सेल्स इन कॉलोनीज। मतलब कोई भी और जो है वो अपनी चाय बेच ही नहीं पाएगी। मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई चॉइस नहीं होगी कि वो किसी से और जो है चाय ले लें। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो यहाँ पे इन्होंने बना रखी थी। दिस वाज द पॉइंट। फिर एक और कानून आया, इनटॉलरेबल एक्ट जिसे बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून इन्होंने बनाए, है ना, कि कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे जैसे बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट्स और बाकी और भी इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर अब देखो ये जो लोकल्स हैं ये अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर रहे हैं। तो बोस्टन टी पार्टी भी वैसा ही था। उन्होंने चाय के डब्बे उठा के पानी में डाल दिए थे। ये वही चाय के डब्बे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ से लेके आ रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो गया कि उनका सारा सामान जो है उठा के पानी में फेंक दिया। और यहाँ पे अब डिमांड हो रही है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम जो है टैक्स जो है वो बिल्कुल नहीं देंगे जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। अब ये जो है अमेरिकन डिमांड कर रहे हैं। तो ये बोस्टन पोर्ट एक्ट लाया गया और बाकी कानून लाए गए वो थे इनटॉलरेबल एक्ट्स। तो बोस्टन पोर्ट एक्ट लाया जाता है बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट के बाद कि बोस्टन हार्बर को बंद कर दिया जाता है जब तक के लिए कि ये लोग जो हैं जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ना करें, है ना। तो जब तक जो नुकसान करने वाले थे जब तक वो इसकी भरपाई नहीं करेंगे तब तक जो है ये बोस्टन हार्बर को बंद कर दिया जाएगा। अब बोस्टन हार्बर बंद है मतलब जो है जो अमेरिकन एक्सपोर्टर है उसको भी नुकसान हो रहा है। फिर क्वार्टरिंग एक्ट लाया गया कि फोर्स्ड कॉलोनिस्ट टू हाउस ब्रिटिश सोल्जर्स। अब जबरदस्ती आपको यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को रखना पड़ेगा, ब्रिटिश सोल्जर्स को रखना पड़ेगा। उनका पूरा खर्चा वो यहाँ के लोकल अमेरिकन को जो पे करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर भी तो यही होता था। जो ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी जैसे कैसे वो लड़ती थी तो हम पे करते थे उसके लिए, ठीक है। ये पूरा पूरा काम वहाँ पे होता है एंड देयर वाज दिस डिसकंटेंट। अब तो इन्होंने कहा कि चलो अब बात आगे बढ़ चुकी है, अभी वो टाइम है कि हमें सोचना है। एंड फाइनली दिस सॉर्ट ऑफ ये रेवोल्यूशनरी वॉर का खेल शुरू हो जाता है। तो वो बात आगे बढ़ने लगी थी, ओके। लेकिन इस रेवोल्यूशनरी वॉर की कहानी से पहले कुछ चीज़ आपको जाननी है कि एक ये लोग कांग्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखो अब धीरे धीरे जो है जो ये डिफरेंट कॉलोनीज थी अमेरिका की ये कंसेंसस बनाने लगी थी। इनको कहानी समझ में आ गई थी कि भाई देखो अब तो पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इस रेवोल्यूशनरी वॉर की शुरुआत हो जाती है और जॉर्ज वॉशिंगटन ये अपनी लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ही वॉज अ लीडर जो ये कहते हैं कि हम जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। क्लियर। गुरिल्ला वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों की तैयारी यहाँ पे शुरू हो जाती है। कुछ असिस्टेंस यहाँ पे फ्रेंच से मिल जाता है तो फ्रांस जो है वो इनके साथ अलायंस में आ जाता है ना। अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रांस पीछे से लोकल्स को सपोर्ट कर रहा है और ये लड़ रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ। फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 के अंदर साइन की जाती है जिसके बाद ये वॉर जो है ये एंड हो जाता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था वो 2 जुलाई 1776 को ही जो है इन्होंने कर दिया था। तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन्होंने ऑर्गेनाइज की जिसके अंदर ये टोटल मिला के 13 कॉलोनीज हुआ करती थी, है ना। तो दे केम टुगेदर एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट कि हम आते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं और अब जो है हम एक सिंगल यूनिट की तरह रहेंगे, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए वॉर तो अभी भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। धीरे धीरे जो है ये बस एक डिक्लेरेशन था, है ना। वॉर इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आपको आगे इवेंट भी ऐसे दिखेंगे कि भाई अभी तो जो है अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर। तो लड़ाई जो पहली लड़ाई फेमस थी दैट वाज बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। ओके, तो ये पहली मिलिट्री एंगेजमेंट थी जो यहाँ पे दिखी थी। फिर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए 1776 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज मेड कि ये लोग अपने आप को ब्रिटिशर से आज़ाद जो है वो मानने लगते हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। सरटोगा और वैली फोर्ज के अंदर यहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है और अमेरिकन्स वहाँ से जीतते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो चैलेंज करते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को, उनको बिल्कुल ही वहाँ से जो है हरा दिया जाता है और सरटोगा एंड वैली फोर्ज ये एरिया वो अपने एरिया में ले लेते हैं।
फ्रांस जो है पूरा सपोर्ट में आ जाता है अमेरिकन के लिए, ये 1778 की बात है। और फिर आप देखेंगे यॉर्क टाउन जो है, ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस वो सरेंडर करते हैं यॉर्क टाउन के अंदर, और जिससे जो है ये वॉर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको याद रखने हैं। अब इस पूरी लड़ाई में जो कुछ एक इंडिविजुअल्स थे जो अमेरिकन हक के लिए लड़ रहे थे, दैट वाज जॉर्ज वॉशिंगटन। ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी, जो बेसिकली आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। थॉमस जेफरसन, ही वॉज द ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आप देखते हैं ना पूरा डिक्लेरेशन, वो बेसिकली थॉमस जेफरसन ने उन्होंने बनाया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिप्लोमेट स्टेट्समैन, जो बेसिकली फ्रांस के साथ अलायंस को फैसिलिटेट करते हैं। किंग जॉर्ज III, ये ब्रिटिश मोनार्क थे जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है ना, पूरी लड़ाई किंग जॉर्ज III के जो है ये ब्रिटेन के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। देन फ्रेंच एरिस्टोक्रेट, जो बेसिकली इन अमेरिकन्स के साथ लड़े, अमेरिकन्स के लिए लड़े, दैट वाज मार्क्वेस डी लेफेते। ही वाज अ फ्रेंच डिप्लोमेट जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि वो अमेरिकन्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो दिस वाज द जेंटलमैन। अब जॉन एडम्स, डिप्लोमेट, लीडर, सेकंड प्रेसिडेंट, जिन्होंने ये इंडिपेंडेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, रेवोल्यूशनरी वॉर ऑफिसर, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, है ना, इनका भी रोल इंपॉर्टेंट था। तो ये सभी का नाम हमें मालूम होना चाहिए कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे, वो आइडिया हमें लगाना है। और अब जो है अमेरिका जो है रेवोल्यूशन के बाद आज़ाद हो गया है, ट्रीटी ऑफ पेरिस फॉर्मली वॉर को एंड कर देती है, और रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म वो लेके चलते हैं, और दुनिया के अंदर पहली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अब बनने जा रही है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होंगे और बाकी फैक्टर्स को लेके वो आगे बढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके लिए काम था कि इनको अमेरिकन आइडेंटिटी लेके आनी थी। अभी तक तो सिर्फ यूरोपियन आइडेंटिटी चल रही थी, अमेरिकन आइडेंटिटी तो अब बननी स्टार्ट हुई थी। तो जो ये आइडेंटिटी बनने का काम होता है ना, दैट इज़ यू कैन से नेशन बिल्डिंग इसे बोलते हैं। क्लियर, कि आप धीरे धीरे अपनी जो है आइडेंटिटी बनाते हो, आप एक नेशन की तरह आगे बढ़ते हो। तो वो काम जो है अब ये 1776 के बाद स्टार्ट हो रहा है। सो दिस वाज लाइक अ बर्थ ऑफ अ न्यू नेशन, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, कि आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज अ ह्यूमन, आपकी वर्थ मानी जाएगी, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ आ गए थे। सो इट वाज दैट बिगर थिंग, जहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस वो प्राइम फोकस पे होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जॉन लॉक और रूजो की जो थॉट प्रोसेस थी, उसको लेके आगे बढ़ने वाले जो थे वो अमेरिकन्स थे। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो नेशन बिल्डिंग का काम किया वो अमेरिकन्स ने किया था, कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब काम वहाँ पे होगा कि आप एज अ ह्यूमन जो है अपनी वर्थ को एंजॉय कर पाओगे। सिटीजनशिप यहाँ पे अभी लेके आनी थी, क्लियर, आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, वो सारे फैक्टर्स इनको लेके आने थे। स्लेवरी की प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करनी थी। तो मैंने आपको बताया ना कि आज़ाद तो ये हो गए थे, लेकिन इतना आसान नहीं था। स्लेवरी तो इन्होंने 1865 के अंदर जाके अबॉलिश किया है। अगेन देयर वाज अ वॉर फॉर दैट, क्लियर, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, आपस में ही जो है सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी। सो दिस वाज, यू कैन से, अ ग्रेट थिंग दैट दिस वर्ल्ड हैड आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंडिपेंडेंस वॉर फॉर अमेरिका। तो ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू वेरी मच।